प्रिय विद्यार्थियों, इनकम टैक्स में आज अपना ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में अपन ने सामान्य इंट्रोडक्शन से संबंधित बातें की थी और दूसरे लेक्चर में निवास स्थान एवं कर दायित्व के संबंध में व्यष्टि करदाता के निवास स्थान की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि व्यष्टि करदाता के निवास स्थान का निर्धारण कैसे किया जाता है। व्यष्टि करदाता के निवास स्थान का निर्धारण करने के लिए अपन ने देखा था कि 3 शर्तें हैं और 3 में से तीनों शर्तों की पूर्ति यदि हो जाती है तो वो व्यष्टि करदाता गत वर्ष में निवासी करदाता कहलाता है। यदि तीनों में से केवल प्रथम शर्त की पूर्ति करता है तो ऐसी स्थिति में उसे असाधारण निवासी करदाता माना जाएगा, और यदि वो पहली शर्त की पूर्ति नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे करदाता को अनिवासी करदाता माना जाएगा। अब अपन आगे बात करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि ये 3 शर्तें क्या हैं। पहली शर्त देखिए, पहली शर्त है कि गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या अधिक भारत में रहे, अथवा गत वर्ष में कम से कम 60 दिन एवं पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहें। अपन ने ये देखा था कि ये 60 दिन वाला जो विकल्प है वो विकल्प भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार के लिए बाहर जाते हैं उनको उपलब्ध नहीं है, और इसी प्रकार से जो भारतीय नागरिक विदेश में रह रहे हैं और गत वर्ष में भारत आते हैं उनको भी उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से पहली शर्त में 182 दिन या तो भारत में रहे गत वर्ष में, या 182 दिन के स्थान पर यदि वो 60 दिन भारत में रहता है तो 60 दिन के साथ पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भी उसे भारत में रहना पड़ेगा। दूसरी शर्त थी गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष के लिए पहली शर्त पूरी करें, और तीसरी शर्त थी कि गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहे। तो ये 3 शर्तें, और तीनों में से तीनों शर्तें यदि पूरी होती हैं तो ऐसे व्यष्टि करदाता को हम निवासी करदाता मानेंगे। यदि केवल प्रथम शर्त की पूर्ति वो करता है तो ऐसी स्थिति में उसे असाधारण निवासी करदाता माना जाएगा, और यदि वो पहली शर्त की पूर्ति नहीं करता है तो अनिवासी करदाता, और पहली शर्त की पूर्ति नहीं करने की स्थिति में दूसरी और तीसरी शर्त महत्वहीन हो जाती है। अब इससे संबंधित कैसे हम निवास स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं, अर्थात क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है कि भारत के नागरिक एवं व्यवसायी श्री मोहन जो अजमेर में रहते हैं 16/8/2019 को रोजगार हेतु फ्रांस गए तथा 8/10/2020 को वापस भारत लौटे। वे इससे पहले कभी भी भारत से के बाहर नहीं गए थे। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री मोहन की निवास स्थान संबंधी स्थिति स्पष्ट कीजिए, जबकि वे रोजगार हेतु विदेश में गए हों अथवा घूमने के लिए विदेश में गए हों। ये प्रश्न है। इस प्रश्न में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं हमें ध्यान रखना है कि ये भारत के नागरिक हैं। दूसरी बात, अब तक ये अजमेर में यानी भारत में रहते हैं, और गत वर्ष में पहली बार ये अगस्त के महीने में 2019 में भारत से बाहर जाते हैं। तो अब इसका जब हल करते हैं अपन, तो ये देखिए कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन हमें करनी है। प्रीवियस ईयर यानी 2019-20 में भारत में रहने की अवधि का निर्धारण करते हैं तो अप्रैल के पूरे 30 दिन
मई के पूरे 31 दिन, जून 19 में पूरे 30 दिन, जुलाई में पूरे 31 दिन, लेकिन अगस्त 19 को गए, इसलिए अगस्त 16 को गए, 16/8 को गए, इसलिए अगस्त के 16 दिन वो भारत में रहे और इसके बाद वो विदेश यानी फ्रांस चले गए। तो 31 मार्च 2020 तक भारत में वापस नहीं लौटे हैं। इस प्रकार गत वर्ष 19-20 में कुल मिलाकर के 138 दिन भारत में रहे। कौन से 138 दिन? अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 16। इस तरीके से 138 दिन भारत में रहे हैं। और गत वर्ष से पूर्व के सभी वर्षों में श्री मोहन भारत में ही रहते थे। तो ये सूचनाएं हमारे पास है। जो प्रश्न की सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के आधार पर इस तरह से गत वर्ष में भारत में वो कितने दिन रहे, गत वर्ष से पूर्व के वर्षों में कितने दिन भारत में रहे, सबसे पहले ये कैलकुलेशन हमें करनी है और दिखानी है। अब शर्तें लागू करनी है कि नंबर ए स्थिति क्वेश्चन की ये कह रही है कि यदि वो रोजगार के लिए भारत से बाहर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में देखिए कि जबकि श्री मोहन गत वर्ष में प्रथम बार भारत से बाहर रोजगार हेतु गए हों तो उन्होंने प्रथम शर्त के अनुसार उन्हें 182 दिन भारत में रहना होगा। 60 दिन का विकल्प उन्हें उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि भारतीय नागरिक हैं और रोजगार के लिए भारत से बाहर जा रहे हैं। तो 182 दिन रहना होगा जबकि वे 138 दिन भारत में रहे हैं। अतः प्रथम शर्त की पूर्ति यहाँ पर नहीं हुई है। अब जब पहली शर्त की पूर्ति नहीं हुई तो दूसरी और तीसरी शर्त की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अतः गत वर्ष 2019-20 कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री मोहन को अनिवासी करदाता माना जाएगा क्योंकि उन्होंने प्रथम शर्त पूरी नहीं की। अब क्वेश्चन का दूसरा विकल्प हमारे पास है कि यदि वो घूमने के लिए अर्थात रोजगार के अलावा अन्य किसी भी काम से वो भारत से बाहर गए हों तो क्या चेंज हो जाएगा। जबकि श्री मोहन घूमने हेतु गए हों तो पहली शर्त में गत वर्ष में 60 दिन और पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहें तो पहली शर्त पूरी हो जाएगी। 182 दिन उन्हें रहना जरूरी नहीं है। तो अब वो गत वर्ष में 138 दिन भारत में रह रहे हैं इसलिए पहली शर्त पूरी करते हैं, प्रथम शर्त पूर्ण है। दूसरी शर्त पूर्व के 10 वर्षों में से 2 वर्ष के लिए निवासी हों, ये भी पूर्ण है क्योंकि पूर्व के 10 वर्षों में से तो पूरे 10 वर्ष में ही वो भारत में रहते थे। और तीसरी शर्त पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहे, ये शर्त भी पूरी होती है। चूंकि तीनों शर्तें, अब क्या लिखेंगे आंसर में कि चूंकि श्री मोहन तीनों शर्तें पूरी करते हैं अतः इन्हें गत वर्ष के लिए निवासी करदाता माना जाएगा। देखिए केवल एक शब्द रोजगार के लिए गए हों अथवा घूमने के लिए गए हों, ये जो एक शब्द है इस एक शब्द के कारण से उनकी निवास स्थान की स्थिति बिल्कुल पलट जाती है। रोजगार के लिए यदि गए हैं तब तो वो अनिवासी करदाता माने जाएंगे और यदि घूमने के लिए गए हैं तो सीधे निवासी करदाता उनको माना जाएगा। अब अपन अन्य करदाताओं के निवास स्थान की स्थिति के बारे में समझते हैं, सीखते हैं। अगला जो अन्य करदाता हमारा है वो है महत्वपूर्ण HUF। यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF तो अब देखिए HUF के लिए पहले ही अपन जानते हैं कि कोई भी HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गत वर्ष में निवासी करदाता हो सकता है, असाधारण निवासी करदाता हो सकता है अथवा अनिवासी करदाता हो सकता है। अब वो कब निवासी होगा, कब असाधारण निवासी होगा, कब अनिवासी होगा, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि निवासी होने के लिए उसे 3 शर्तों की पूर्ति करनी है।
असाधारण निवासी होने के लिए केवल प्रथम शर्त की पूर्ति करनी है और अनिवासी होने के लिए जो है वो HUF का पूर्ण नियंत्रण अर्थात पहली शर्त की पूर्ति नहीं करे। अब ये 3 शर्तें क्या है यहाँ पर क्रमशः हमें दिख रही हैं कि पहली शर्त है HUF के व्यवसाय का प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित हो। ये पहली शर्त। HUF के व्यवसाय का प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग, आंशिक या पूर्ण कोई भी भाग भारत में स्थित हो। प्रबंध एवं नियंत्रण अर्थात उस परिवार के व्यापार के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय कहाँ बैठकर लिए जाते हैं। यदि पूरे वर्ष में एक भी निर्णय यदि भारत में बैठ करके लिया गया है तो प्रबंध नियंत्रण का कुछ हिस्सा भारत में माना जाएगा। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त वही है जो व्यष्टि के लिए है कि HUF का कर्ता यानी जो उसका मुखिया है वो मुखिया 10 वर्ष में से 2 वर्ष के लिए निवासी हो। और तीसरी शर्त HUF का कर्ता यानी मुखिया 7 वर्षों में 730 दिन। तो तीनों शर्तों में से देखिए 2 शर्तें तो वही हैं जो व्यष्टि के लिए हैं, परंतु तीसरी जो शर्त है, पहली जो शर्त है वो अलग है और वो पहली शर्त है प्रबंध एवं नियंत्रण। किसका प्रबंध एवं नियंत्रण? जो व्यापार सामूहिक रूप से परिवार के रूप में जो व्यापार चलाया जा रहा है उस परिवार का मैनेजमेंट यानी कंट्रोल कहाँ से हो रहा है ये देखना है। अब यदि तीनों शर्तें पूरी हुई तो निवासी, असाधारण निवासी केवल प्रथम शर्त पूरी करने पर यानी प्रबंध नियंत्रण का कोई भी हिस्सा यदि भारत में स्थित है तो असाधारण निवासी, और कर्ता जब दूसरी और तीसरी शर्त पूरी नहीं करता है तब असाधारण निवासी। और अनिवासी कब मानेंगे? जब HUF का प्रबंध और नियंत्रण पूर्णतया भारत से बाहर यानी विदेश में स्थित हो तब उसे अनिवासी माना जाएगा। तीसरे प्रकार का करदाता है यहाँ पर फर्म। फर्म और व्यक्तियों का समुदाय निवास स्थान की दृष्टि से या तो निवासी होगा या अनिवासी होगा। असाधारण निवासी कभी भी नहीं होता है। निवासी होने के लिए केवल प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी हिस्सा, ये शब्द महत्वपूर्ण है, देखिए कोई भी हिस्सा, पूरा का पूरा प्रबंध नियंत्रण जरूरी नहीं है। प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी हिस्सा यदि भारत में स्थित है तो निवासी, और प्रबंध और नियंत्रण पूर्णतः विदेश में स्थित है, पूर्णतः विदेश में यानी पूर्ण भारत में कुछ भी मैनेजमेंट और कंट्रोल की व्यवस्था नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस फर्म को अनिवासी करदाता माना जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्म के साझेदार यानी सदस्यों का निवास स्थान एवं व्यापार का स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखना है। वापस देख लीजिए, जो फर्म के लिए अपन बात कर रहे थे, फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय का निवास स्थान निवासी हो सकता है या अनिवासी। निवासी होने के लिए प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी हिस्सा भारत में होना चाहिए, पूर्णतः यदि विदेश में है तो अनिवासी। लेकिन खास बात यह है कि फर्म या साझेदार के जो सदस्य हैं, साझेदार हैं, उन साझेदारों का निवास स्थान व्यष्टि के रूप में या उनके व्यापार का स्थान, वो कहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वहीन है। अब अंतिम करदाता हमारे पास बचता है और वो है कंपनी। कंपनी के निवास स्थान का निर्धारण कैसे करते हैं कि पहली बात तो ये याद रखनी है कि फर्म की ही भांति कंपनी भी या तो निवासी करदाता हो सकती है या फिर अनिवासी करदाता हो सकती है, कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती हैं। अब कंपनी को निवासी होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि या तो भारतीय कंपनी हो अथवा उसका प्रभावी प्रबंध एवं नियंत्रण का स्थान भारत में स्थित हो तो वो निवासी कंपनी मानी जाएगी। यहाँ देखिए ये कोई भी हिस्सा, जबकि यहाँ शब्द आ रहा है प्रभावी यानी फुली कंप्लीट कंट्रोल कहाँ से होना चाहिए, इफेक्टिव कंट्रोल कहाँ से होना चाहिए, भारत से। या यदि भारत में उस कंपनी का पंजीयन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वो भारतीय कंपनी है, तो अब तो वो मानी जाएगी निवासी। अगर दोनों ही काम नहीं है, दोनों में से कुछ भी एक भी काम नहीं है
तब ऐसी स्थिति में उसे उपरोक्त दोनों शर्तों की पूर्ति न होने पर अनिवासी कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये। अब अपन बात करते हैं कि इन निवास स्थान का कर दायित्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये देखिए हमारा जो हेडिंग है कि निवास स्थान के आधार पर कर भार या कर दायित्व, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो इसके लिए ये देखना है कि जो इनकम है वो किस प्रकार की इनकम है। जितनी भी प्रकार की इनकम है उस इनकम को हम दो भागों में बांटते हैं। निवास स्थान के आधार पर कर दायित्व का निर्धारण करने के उद्देश्य से कुल आय को, संपूर्ण आय को दो भागों में बांटकर देखना है कि या तो वो भारतीय आय है या वो विदेशी आय है। भारतीय आय यानी इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। कब आय, भारतीय आय कब कहलाएगी कि भारत में प्राप्त अथवा भारत में उपार्जित, दो शब्द हैं, प्राप्त और उपार्जित, दोनों के बीच में लगा हुआ है अथवा, यानी या तो भारत में वो इनकम रिसीव हुई है या फिर भारत में वो उपार्जित यानी कमाई गई है। कमाना, उपार्जित, एक्रूड होना यानी कमाना। जैसे मान लीजिए कि भारत की कोई कंपनी है और उसका कर्मचारी भारत की कंपनी का कर्मचारी है, तो वो कर्मचारी भारत की कंपनी से जो सैलरी या इनकम रिसीव कर रहा है वो सारी की सारी उसकी भारत में उपार्जित मानी जाएगी, क्योंकि कंपनी कौन सी है, भारतीय है। तो इस तरीके से या तो भारत में प्राप्त हो अथवा भारत में उपार्जित हो, तो ऐसी आय भारतीय आय मानी जाती है। यदि दोनों में से दोनों के दोनों कार्य, दोनों कौन से, एक तो प्राप्ति का कार्य और दूसरा उपार्जन का कार्य, ये दोनों के दोनों कार्य यदि विदेश में हैं तो विदेशी आय, विदेश यानी भारत के बाहर। अब दूसरी जो बात है कि जो यदि भारतीय आय है तो भारतीय आय सभी के लिए कर योग्य है। सभी के लिए यानी टैक्सेबल फॉर ऑल। सभी, यहाँ सभी का मतलब क्या है, सभी का मतलब है चाहे वो निवासी हो, चाहे वो असाधारण निवासी हो, चाहे वो अनिवासी हो, इन सभी के लिए वो टैक्सेबल है। लेकिन विदेशी आय यानी विदेश में ही जो कमाई गई है, विदेश में ही जो रिसीव्ड हुई है, ऐसी विदेशी आय केवल निवासी करदाता के लिए कर योग्य होती है, असाधारण निवासी करदाता के लिए और अनिवासी करदाता के लिए कर योग्य नहीं होती है। अब यदि हमने गलती से निवास स्थान का निर्धारण गलत कर दिया और निवासी करदाता को यदि अनिवासी करदाता मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी कि अनिवासी करदाता जो है उसके लिए केवल भारतीय आय कर योग्य होती है, विदेशी आय कर मुक्त होती है, हम कर मुक्त कर देंगे। और निवासी करदाता के लिए सभी प्रकार की आय कर योग्य है, क्योंकि भारतीय आय तो सभी के लिए कर योग्य है यानी निवासी के लिए भी कर योग्य है, और विदेशी आय भी निवासी के लिए कर योग्य है। यानी यूं कह सकते हैं कि यदि कोई करदाता गत वर्ष में निवासी करदाता है तो उसके लिए संपूर्ण इनकम कर योग्य होगी, चाहे वो भारतीय आय हो चाहे वो विदेशी आय हो। लेकिन अगर असाधारण निवासी या अनिवासी करदाता है तो केवल भारतीय आय ही कर योग्य होगी, विदेशी आय उसके लिए कर मुक्त हो जाएगी। कुछ विशेष बातें और हैं जो यहाँ हमने नोट के रूप में लिखी हैं कि पहली बात, यदि कोई आय आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर मुक्त है, टैक्स फ्री है एक्ट के अंतर्गत, तो निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी सभी के लिए कर मुक्त होगी। जैसे उदाहरण के लिए किसी कंपनी से यदि लाभांश प्राप्त होता है तो वो लाभांश कर मुक्त है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो डिविडेंड की इनकम यदि टैक्स फ्री है तो निवासी के लिए भी टैक्स फ्री है, असाधारण निवासी के लिए भी टैक्स फ्री है और अनिवासी के लिए भी टैक्स फ्री है। ये दूसरी बात, भारत के बाहर उपार्जित एवं भारत के बाहर ही प्राप्त तो विदेशी आय होगी। जो भारत में नियंत्रित व्यापार, ये एक खास बात ध्यान रखनी है, विदेशी आय,
लेकिन भारत में नियंत्रित व्यापार से अथवा भारत में स्थापित पैसे से संबंधित हों, ऐसी आय असाधारण निवासी के लिए भी कर योग्य होती है। पॉइंट नंबर 2 ध्यान रखना है, ऐसी विदेशी आय जो भारत से नियंत्रित व्यापार के माध्यम से हो रही है, वो आय असाधारण निवासी के लिए भी कर योग्य होगी। दोबारा देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है कि भारत के बाहर उपार्जित एवं भारत के बाहर ही प्राप्त आय जो भारत से नियंत्रित व्यापार से हो रही है अथवा भारत में स्थापित पैसे से संबंधित है, ऐसी आय निवासी एवं असाधारण निवासी के लिए कर योग्य होगी, अनिवासी के लिए कर मुक्त होती है। तीसरा और अंतिम पॉइंट कि गत वर्ष से पूर्व की विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत में लाई जाती हो, चूंकि ये गत वर्ष की आय नहीं है, अतः सभी के लिए कर मुक्त होती है। क्योंकि हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि गत वर्ष में जो इनकम हो रही है केवल वही इस कर निर्धारण वर्ष के लिए कर योग्य है। गत वर्ष से पूर्व की आय इस गत वर्ष में शामिल नहीं होती है। ये अलग बात है कि उनकी पेनल्टी होती है, उनका रिवाइज टैक्स कैलकुलेट किया जाता है या उनका सजा और जुर्माना होता है, ये अलग, इसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं केवल गत वर्ष की कर निर्धारण की बात कर रहे हैं। और कर निर्धारण की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में केवल गत वर्ष 2019-20 की आय को शामिल किया जाएगा। अब कुछ एक उदाहरण ले लेते हैं कि ये किस तरीके से काम होता है। देखिए, जैसे अगर हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि डेनमार्क में स्थित संपत्ति से आय 1 लाख रुपए, तो डेनमार्क यानी विदेश, तो ये कौन सी इनकम होगी? विदेशी आय, क्योंकि कमाई कहाँ गई? संपत्ति डेनमार्क में स्थित है, इसलिए डेनमार्क से इनकम कमाई गई। प्राप्त भी कहाँ हुई? डेनमार्क में हुई, क्योंकि सूचना नहीं है। तो ये विदेशी आय है और विदेशी आय होने के कारण से केवल निवासी के लिए कर योग्य है। तो निवासी होगा तो 1 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगी। असाधारण निवासी के लिए टैक्स फ्री है, अनिवासी के लिए भी टैक्स फ्री है। इसी तरीके से जापान में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन, अब सोचना है सेवाएं कहाँ हो रही है? जापान में, इसलिए अर्जित कहाँ हुई? कमाई कहाँ गई? जापान में यानी विदेश में। कमाई तो विदेश में, लेकिन प्राप्त कहाँ हो गई? भारत में। और प्राप्ति होना या अर्जित होना, दोनों में से एक काम भारत में होते ही कौन सी इनकम हो गई? ये भारतीय आय। और भारतीय आय सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर योग्य हैं, इसलिए निवासी के लिए भी 1,50,000 कर योग्य, असाधारण निवासी के लिए भी 1,50,000 कर योग्य और अनिवासी के लिए भी 1,50,000 कर योग्य हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों के हल करने हैं और ये हमें समझना है कि निवास स्थान के आधार पर कर दायित्व यानी टैक्सेबल और टैक्स फ्री इनकम के लिए किस प्रकार से क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कोई करदाता निवासी है तो उसे अपनी संपूर्ण आय पर कर देना पड़ेगा, चाहे वो विदेश में कमाई गई है, चाहे वो भारत में कमाई गई है। लेकिन यदि कोई करदाता अनिवासी है, एनआरआई है, तो उसे केवल उस आय पर कर देना पड़ेगा जो भारत में कमाई है अथवा भारत में उसने रिसीव की है। तो इस तरीके से आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं और अगले इनकम टैक्स के अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, इनकम फ्रॉम सैलरी की। इनकम फ्रॉम सैलरी वेतन शीर्षक की आय बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा चैप्टर है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला लेक्चर अटेंड करना नहीं भूलें। थैंक यू।